हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में क्लास 12th का चैप्टर 7 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एलसीआर सर्किट, या इसी को कहा जाता है आरएल सर्किट। ठीक है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो किसी भी एसी सर्किट को हम लोग एलसीआर एसी सर्किट कब कहते हैं? जब उस सर्किट में एसी करंट के साथ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों ही कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो इस प्रकार के सर्किट को हम लोग बोलते हैं आरएलसी सर्किट। साथ एसी करंट हम लोग अप्लाई कर दें इसमें, जिसमें एसी करंट का इक्वेशन यूज किए हैं V = V0 sin ओमेगा टी। इस एसी करंट की वजह से इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग आई कंसिडर किए हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता है, जब भी कोई कंपोनेंट जो है जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसमें करंट सेम रहता है और पोटेंशियल उसका अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर रजिस्टर का जो पोटेंशियल है इसको VR कंसीडर किए हैं, इंडक्टर का जो पोटेंशियल है इसको VL कंसीडर किए हैं, और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उसको VC कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पर VR को हम लोग लिख सकते हैं IR, और यहाँ पर VL को हम लोग लिख सकते हैं IXL, और VC को लिख सकते हैं XC। तो ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं, आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इंडिविजुअल हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर बात किए हैं, जहाँ पर XL और XC, XL को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और इस रिलेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं अंदर में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग फेज डिफरेंस निकालें कैसे। फेज डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि वोल्टेज इक्वेशंस हमको दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वेशन एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। यहाँ पर फेज क्या है, WT + φ1 वोल्टेज इक्वेशन का फेस है, और WT + φ2 क्या है, करंट इक्वेशंस का फेस है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या फिर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर ये उनके पास ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वोल्टेज के फेस को करंट के फेस से सब्ट्रैक्ट करें फेस डिफरेंस निकालने के लिए, या फिर करंट के फेस को हम लोग वोल्टेज के फेस से सब्ट्रैक्ट करें फेस डिफरेंस निकालने के लिए। ये कंफ्यूज रहते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, अगर हम लोग रिलेटिव करंट के रिस्पेक्ट में फेस डिफरेंस निकालते हैं, रिलेटिव करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं फेस डिफरेंस, तो वोल्टेज का जो फेस होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं करंट के फेस से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज का फेस मुझे दिया है ωt + φ1, और करंट का फेस दिया हुआ है ωt + φ2। इसमें इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -φ2। तो यहाँ पर ωt कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा φ1 - φ2। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हूँ। इसी प्रकार अगर हम लोग रिलेटिव टू वोल्टेज फेस डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पर वोल्टेज करंट का जो फेस डिफरेंस है उसमें से वोल्टेज के फेस डिफरेंस को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम लोग रिलेटिव टू करंट फेस डिफरेंस निकालें तो जो वोल्टेज का फेस है उसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, करंट का जो फेस है उसको हटाएंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग रिलेटिव टू वोल्टेज फेस डिफरेंस निकालेंगे तो करंट के फेस में से वोल्टेज के फेस को हम लोग हटाएंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उस सिचुएशंस में हमको क्या मिलेगा, ωt + φ2 - ωt - φ1। तो यहाँ से फिर से ωt कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, φ2 - φ1। तो ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, φ = φ2, और सॉरी फॉर दैट, ये φ1 होगा, है ना, φ2 - φ1 होगा। तो ये क्या है, रिलेटिव टू वोल्टेज फेस डिफरेंस है। तो दोनों तरीके से आप लोग फेस डिफरेंस निकाल सकते हो। बट यहाँ पर चैप्टर 7 में या अल्टरनेटिंग करंट के केस में यहाँ पर जनरली आप लोग को सभी बुक में, जैसे कि रेफरेंस बुक हो गया DC पांडे या SL अरोरा, या फिर NCERT बुक देखेंगे तो यहाँ पर फेस डिफरेंस को रिलेटिव टू करंट कंसीडर किया जाता है। रिलेटिव टू करंट
ही दिया रहता है या यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। और मैं भी इस पूरे चैप्टर में फेज डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशंस का ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ के लिए। रिलेटिव टू करंट मतलब वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है ना, उसमें से हमको करंट के फेज डिफरेंस को हटाना रहता है, तभी जाकर हमको क्या मिलता है, एक फेज डिफरेंस मिलता है। तो बस यही चीज़ बताना था कि आप लोग कन्फ्यूज़ मत रहिएगा, इस वाले को ज़्यादा यूज़ करिएगा, इसी वाले को यूज़ करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक है उसमें इसी का ज़्यादा यूज़ किया। वैसे फेज डिफरेंस निकालने का मैं तरीका बता दिया हूँ, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। अब चलिए हम लोग आज के लेक्चर में जो बात करने वाले थे, मेन मुद्दे पर आने वाले हैं। तो हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में बात कर रहे थे। ये सर्किट डायग्राम हम लोग देख लिए, इसी सर्किट को बोला जाता है एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट। अगर मैं करंट का फेस की बात करूँ रजिस्टर के साथ, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है रजिस्टर में जो वी आर के साथ आई का जो फेस होता है वो सेम फेस में होता है। तो हम लोग को कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है करंट और वोल्टेज के बीच में। और अगर हम लोग इंडक्टर के, तो इंडक्टर के केस में अगर हम लोग फेस की बात करें करंट और वोल्टेज के बीच में, तो वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है, वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करता है। और कैपेसिटर के केस में अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज जो है करंट को लैग करता है 90 डिग्री से। ये सारा चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जब हम लोग इंडिविजुअल एसी सर्किट कनेक्टिंग ओनली रजिस्टर, कनेक्टिंग ओनली इंडक्टर, कनेक्टिंग ओनली कैपेसिटर की बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को, अगर तीनों फेस डायग्राम को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार का फेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये मैं ले लिया हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसी के जस्ट अपोजिट मैं ले लेता हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और इसी डायरेक्शन में हम लोग को करंट मिलता है। तो यहाँ पर इंडक्टर के केस में हम लोग को वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड करते हुए दिखाई देता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है लैग करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है या पोटेंशियल है उसे 90 डिग्री आगे पर लेता हूँ, मतलब पॉजिटिव π/2 पर मैं इंडक्टर के वोल्टेज को कंसिडर कर लेता हूँ, और 90 डिग्री पीछे VR से 90 डिग्री पीछे मैं जो कैपेसिटर है उसके पोटेंशियल को कंसिडर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये मुझे मिल जाता है LCR सर्किट के लिए फेज डायग्राम। ठीक है, और अगर मैं इसी डायग्राम को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इम्पीडेंस के टर्म्स में, इम्पीडेंस के टर्म्स में क्यों? क्योंकि मुझे पता है वी आर इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी एल इज इक्वल्स टू आई एक्स एल होता है, और वी सी इज इक्वल्स टू आई एक्स एल होता है। तो यहाँ पर वी आर के जगह पर इन सभी में क्या है, आई आई कॉमन है ना। तो यहाँ पर वी आर के जगह पर मैं आर लिख देता हूँ, क्योंकि रजिस्टर का रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, आर है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को कौन शो करता है, एक्स एल, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स सी से, जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये इम्पीडेंस का टर्म्स है और ये वोल्टेज का टर्म्स है। ठीक है, Here phi is equals to 90 डिग्री बिटवीन द VL एंड द VR। अच्छा, यहाँ पर VL और VR के बीच कितना का डिफरेंस है, π/2 या फिर 90 डिग्री का। और VC और VR के बीच, VR और VC के बीच भी कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री। बट याद रखिएगा, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच का फेज डिफरेंस पूछे तो इन दोनों के फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये VL है और VC के बीच का है। ठीक है, अब चलिए इसके हम लोग फेज डायग्राम, ये वाला जो फेज डायग्राम है इसी को आप लोगों की बुक में कुछ इस तरह दिखाया गया होगा, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 केस मिलता है। सबसे पहले हम लोगों को केस 1 मिलता है। तो केस 1 में यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, फर्स्ट वाले केस में अगर इंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर
इंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है कैपेसिटर के कंपैरिजन में, तब यहाँ पर हम लोग को कैसा फेसर डायग्राम देखने को मिलेगा LCR सर्किट के लिए। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये है एक्स एक्सिस, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिजल्टेंट वोल्ट EMF ले लेता हूँ, और यहाँ से एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर मैं रजिस्टर का पोटेंशियल कंसिडर कर लेता हूँ, और इसी फेस में मैं करंट को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, और करंट से फाई एंगल पर मैं क्या ले लेता हूँ, रिजल्टेंट EMF ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, रिजल्टेंट EMF। अब यहाँ से VR जो है यहाँ से 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री मतलब यहाँ से ये देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। 90 डिग्री पर मैं इंडक्टर का पोटेंशियल लेता हूँ। ठीक है, और 90 डिग्री पीछे बैक साइड, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड लिए है ना, क्योंकि लैग करता है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है, इसलिए बैक साइड 90 डिग्री पर कहाँ से, जो रिजल्टेंट EMF है वहाँ से मैं क्या ले लिया हूँ, 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर के पोटेंशियल को डिनोट कर दिया हूँ। अच्छा, कई लोग के दिमाग में घूम रहा होगा ये क्या है, ये क्या चीज़ है सर, तो बता देता हूँ। यहाँ पर जो इंडक्टर का पोटेंशियल है और जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, दोनों का रिजल्टेंट लें इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए दोनों का रिजल्टेंट लें, तो इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमको VL के डायरेक्शन में मिलेगा, इसीलिए इसको VL के डायरेक्शन में शो किए हैं। और इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर VL का वैल्यू बड़ा होना चाहिए VC के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर VL को पॉजिटिव लिए और VC को निगेटिव कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया फेज डायग्राम पोटेंशियल के लिए, RLC के पोटेंशियल के लिए। और अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला फाई वाला, इसको मैं O कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं A कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं C कंसिडर कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, इस वाले का OA मतलब OA, यहाँ पर B ले सकते हो, मैं P ले लिया हूँ, है ना, P कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फाई एंगल है, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इम्पीडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये R हो जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट लिए ये वाला, तो ये Z हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो है इसके इक्वल होगा, तो इसको हम लोग VL माइनस VC है, यहाँ पर ये इसका वैल्यू क्या है जी, VL माइनस VC। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडक्टर के लिए इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, XL होता है, और कैपेसिटर के लिए इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, XC, इसलिए यहाँ पर XL माइनस XC लिखा है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, कौन से केस में, जब XL का वैल्यू ग्रेटर देन हो XC से। याद रखिएगा, इस टाइप का अगर डायग्राम दिखेगा तो इसको फेसर डायग्राम या वेक्टर फेसर डायग्राम कहा जाता है LCR सर्किट के लिए, जब VL का वैल्यू ग्रेटर देन हो VC से। और इसको कहा जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल डायग्राम कहा जाता है, किसके लिए, LCR के लिए। कौन से केस में, अगर XL का वैल्यू ग्रेटर देन हो XC से। तो ये वाला जो डायग्राम है यहीं से निकल के आया है। ठीक है, आई होप अभी ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये केस 1 है। अब चलिए केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 में मैं इसको जस्ट उल्टा कर देता हूँ। कैसे उल्टा कर देता हूँ, अब VC को ग्रेटर देन लेंगे हम लोग VL से, और यहाँ पर XC को ग्रेटर देन लेंगे XL से, तब ये डायग्राम हम लोग को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट EMF लिए हैं, रिजल्टेंट EMF लिए, और यहाँ से फाई एंगल पर हम लोग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल शो किए हैं। और ये वाला जो रिजल्टेंट EMF हम लोग लिए यहाँ से 90 डिग्री पर, अच्छा यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल लिए हैं हम लोग, इससे 90 डिग्री पर आगे, 90 डिग्री आगे मतलब लीडिंग करता कौन है, इंडक्टर का पोटेंशियल लीड करता है। तो 90 डिग्री आगे हम लोग क्या लिए हैं, इंडक्टर के पोटेंशियल को शो किए हैं, और इसे 90 डिग्री पीछे हम लोग कैपेसिटर के पोटेंशियल को शो किए हैं। अब यहाँ पर रिजल्टेंट VL और VC में जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिए हैं, कौन सा केस लिए हैं, VL का वैल्यू अब कम होना चाहिए VC के कंपैरिजन में। तो इसका रिजल्टेंट को हम लोग किधर लेंगे, बैक साइड लेंगे। बैक साइड क्यों लेंगे, क्योंकि बैक साइड लेंगे तभी ये कंडीशन मिलेगा। इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस में आ गया, VC के डायरेक्शन में आ गया ना, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर VC माइनस वेक्टर VL लिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन से केस के लिए, जब VL का
वैल्यू जो है लेस देन हो वीसी के कंपैरिजन में। अब यहीं से यहाँ से हम लोग को इम्पीडेंस डायग्राम या इम्पीडेंस ट्रायंगल निकल के मिलता है। इसको मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं बी। तो यही चीज़ यहाँ पर है, इसको ओ कंसिडर कर लेते हैं, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इस वाले लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फाई एंगल है तो फाई का जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है जी, परपेंडिकुलर। जस्ट नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, जो बच जाता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस हमको क्या देता है, रिजल्टेंट देता है, इसलिए हम लोग इसको जेड से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये वाला लाइन क्या देता है, ये वाला लाइन हमको देता है रेजिस्टेंस का वैल्यू ओ ए, है ना। यहाँ पर इसको ओ ए इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। तो ओ ए हमको क्या देता है, आर देता है, और ये वाला क्या देता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से वी सी माइनस वी एल लिख सकते हैं। लेकिन ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इसलिए वी सी को हम लोग इम्पीडेंस के टर्म्स में लिखें तो ये एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सी माइनस एक्स एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा केस 2। आई होप आप लोगों को केस 2 भी समझ में आ गया होगा कि इसका LCR सर्किट का फेसर डायग्राम कैसे बनेगा और ट्रायंगल इम्पीडेंस का डायग्राम कैसे बनेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो पोटेंशियल है या जो EMF है या जो करंट है उसको यहाँ पर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है। बट जो फेसर डायग्राम होता है, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेक्टर फॉर्म है, इसलिए वहाँ पर वेक्टर का यूज़ किया गया है। ठीक है, इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ओनली रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टर्म्स में केवल रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब चलिए फ्रॉम फिगर ए एंड फिगर बी, केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में जो फिगर 1 और फिगर 2 मिल रहा था वहाँ से हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये I0 V0 R लिख सकते हैं। यहाँ से फाई एंगल पर रिजल्टेंट वोल्टेज मिल जाता है। और केस 1 की बात कर रहे हैं, मतलब VL का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको V0 की पावर में L माइनस V0 की पावर में C, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग फेस डायग्राम को, वेक्टर फेसर डायग्राम को। और अगर हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम की बात करें तो ये हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, ये रिजल्टेंट इम्पीडेंस हो जाएगा और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, जैसे कि यहाँ पर V0L V0C है ना। तो यहाँ पर अगर इम्पीडेंस लें तो XL माइनस XC मिल जाता है। इस वाले डायग्राम से हम लोग को मैक्सिमम वोल्टेज, LCR सर्किट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू मिलता है V0 अंडर रूट I V0R का होल स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर ब्रैकेट में V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं I को कॉमन निकालूँ, सॉरी फॉर दैट, ये I0 होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं I0 स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर में मेरे पास क्या बचेगा, Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो इसको मैं Z कंसिडर कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख देता हूँ, V0 इज इक्वल्स टू I0 Z। इसी को कहा जाता है पिक वोल्टेज। और यहाँ से मैं पिक करंट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, जब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Z मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है LCR सर्किट के लिए मैक्सिमम करंट, इसको कहा जाता है मैक्सिमम वोल्टेज और इसको कहा जाता है इम्पीडेंस फॉर LCR सर्किट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का फेसर डायग्राम देखने को मिलेगा इम्पीडेंस के लिए, और वोल्टेज के लिए हम लोग को कुछ इस प्रकार का फेसर डायग्राम देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा हम लोग कैसे ड्रॉ किए हैं। ये फिगर ए और फिगर बी से ही निकल के आया है केस 1 से। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं केस 1 के लिए फेस डिफरेंस की बात करूं तो हमको जो ट्रायंगल मिल रहा था वहाँ से, ट्रायंगल कौन सा मिल रहा था हमको जी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो यहीं से अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ तो ये है एंगल का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर tan phi का वैल्यू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाला जो वैल्यू है इसके इक्वल होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी। तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। और बी का वैल्यू क्या हो जाए, बी मतलब बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर है। तो इसलिए हमको केस 1 में, एलसीआर सर्किट के केस 1 में फेज डिफरेंस कितना मिल गया, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब इसी प्रकार हम लोग केस 2 के लिए निकालते हैं। केस 2 में जो फिगर सी और फिगर डी दिया हुआ है, तो वहाँ से वोल्टेज का फेसर डायग्राम हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा, I0 V0 R। यहाँ से जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो लैग करेगा, इसलिए हमको V0C माइनस V0L मिल चुका है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिला है। तो यहाँ से अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ तो V0 का वैल्यू हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकला है ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा V0 इज इक्वल टू I0Z, और यहाँ से I0 इज इक्वल टू मिल जाएगा V0 अपॉन Z। इसको कहा जाता है मैक्सिमम वोल्टेज, इसको कहा जाता है मैक्सिमम करंट। और यहाँ से Z यहीं से निकला है, तो Z का वैल्यू इतना निकलेगा। और इसके लिए अगर हम लोग फेसर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले फिगर से फिर हम लोग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे केस 2 के लिए। तो फेज डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो इसी को कहा जाता है केस 2। केस टू मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल ग्रेटर देन होगा वी एल, मतलब इंडक्टर के पोटेंशियल से। तो इस केस में इसको फेज डिफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर एलसीआर सर्किट कंप्लीट होता है। एलसीआर सर्किट का सर्किट डायग्राम कैसे रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, केस 1, केस 2, फेसर डायग्राम, और इसका इम्पीडेंस वेक्टर डायग्राम, फेसर डायग्राम, सभी चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब एलसीआर सर्किट के अंदर में एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जिसको एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, जिसका नाम है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशंस क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस चैप्टर का 13 नंबर का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सर्किट। इसी को एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एलसीआर सर्किट का केवल एक ही काम होता है कि ये जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही एक्सेप्ट कर पाता है। एलसीआर जो सर्किट है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि एलसीआर जो सर्किट होता है इसको रेजोनेंस कंडीशन में कब कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द करंट थ्रू इट मैक्सिमम। जब एलसीआर सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, जब एलसीआर सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं या मैक्सिमम हो जाता है, तो उसी सिचुएशंस को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। इसी को अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे, अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इन द रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द इम्पीडेंस थ्रू इट हैज़ इट्स मिनिमम वैल्यू। तो एलसीआर सर्किट को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में तब कहेंगे जब इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाए, लगभग मिनिमम हो जाए या लगभग ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको मिनिमम बोल सकते हैं, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है कुछ न कुछ उसका रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस रहता है, ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। ज़ीरो रेजिस्टेंस का जो मटेरियल होता है वो एकमात्र है जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये मिनिमम हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में कहते हैं। तो फर्स्ट वाला डेफिनेशन एक ही मतलब है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम मतलब आर का वैल्यू मिनिमम, क्योंकि V इज इक्वल टू आई अपॉन आर होता है ना, सॉरी आई इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है। तो आर यहाँ पर मिनिमम होगा मतलब करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा मतलब आर मिनिमम, तो एक ही मतलब है। तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग एग्जाम में। तो याद रखिएगा, एलसीआर सर्किट को 2 केस में हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में कहेंगे, या तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए या फिर उसका जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का केस याद रखिएगा, करंट मैक्सिमम होना चाहिए या फिर इम्पीडेंस उसका मिनिमम होना चाहिए।
चलिए आगे बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशंस की। रेजोनेंस कंडीशंस का यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम कब होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चूंकि एलसीआर सर्किट के लिए हम लोग को पता है जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना कैलकुलेट किए अभी पीछे, इससे जस्ट पहले, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हेयर Z इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर Z का वैल्यू तभी मिनिमम होगा जब जो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ और इस कंडीशंस को जब मैं इस इक्वेशंस में पुट कर देता हूँ तो Z जो है R के इक्वल हो जाता है। और जब Z का वैल्यू R के इक्वल होता है तो इसी को कहा जाता है मिनिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम इम्पीडेंस कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि एलसीआर सर्किट को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में कब कहते हैं, जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है। और इम्पीडेंस, एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दिस इक्वेशन ए इज रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन 1 देख रहे हैं ना, सॉरी इक्वेशन ए देख रहे हैं, इसी को रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है। इसी को रेजोनेंस कंडीशंस कहा जाता है क्योंकि XL इज इक्वल्स टू XC, इसी कंडीशंस में हमको जो सर्किट है उसमें करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है और इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, अब करंट का वैल्यू मैक्सिमम कैसे मिलता है उस कंडीशन पर, उसको भी देख लेते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है मैक्सिमम करंट का जो होता है वैल्यू होता है इम्पीडेंस सर्किट के लिए, सॉरी एलसीआर सर्किट के लिए, वो कितना होता है, I0 इज इक्वल टू V0/Z होता है। जहाँ पर Z का वैल्यू हम लोग को पता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर XL माइनस XC, तो ये हो जाता है I0 इज इक्वल टू V0/R। तो इसी को कहा जाता है मैक्सिमम करंट इन LCR। इसी को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम करंट इन LCR। तो यहाँ पर इसी कंडीशंस को अप्लाई करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, अब एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसकी बात करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को FR से डिनोट करते हैं, ओमेगा R से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में केवल F से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो चूंकि हम लोग को पता है रेजोनेंस कंडीशंस क्या होता है, XL इज इक्वल्स टू XC होता है, और हम लोग को पता है XL का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ओमेगा इंटू L होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू होता है 1/ωc वैल्यू, ओमेगा C होता है। इन दोनों वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1/ωc। और यहाँ पर ओमेगा का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, एल का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो हमें मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। अंडर रूट को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC हो जाता है। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 1/√LC हो जाएगा। हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चाहिए इसलिए इसको यहीं रखते हैं, 2 पाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC मिल जाता है। और इसी को किसी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। और इसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसके लिए, LCR सर्किट के लिए। और यदि आप लोग को 1 मार्क्स में या MCQ क्वेश्चन में अगर 1 लाइन में आपको पूछें 1 वर्ड में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोल दीजिएगा द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट अटेंड पिक मैक्सिमम वैल्यू इन LCR सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट का करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंस कंडीशन पर होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करने पर फ्रीक्वेंसी हमको कितना मिला जी, F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC। तो इसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग न्यू R या FR से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
LCR सर्किट से जितना चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना पॉइंट कवर कर रहे हैं, सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, या इसी को रेजोनेंस कर्व कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्राफ हमको मिलता है LCR सर्किट के लिए। तो चूंकि हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है 1/2π√LC, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हमारे पास एक और रिलेशन है XL = ω/L, या इसी को हम लोग लिख देते हैं 2πfL, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और तीसरा इक्वेशन है XC = 1/ωc = 1/2πfC, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 तीनों का यूज़ करके हम लोग अलग अलग ग्राफ देखेंगे LCR सर्किट के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये एक्स एक्सिस कंसिडर कर लिए, इसको वाई एक्सिस कंसिडर कर लिए। वाई एक्सिस में हम लोगों ने रखा है रेजिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने रखा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन 1 से हमको क्या पता चलता है? इक्वेशन 1 से हमको ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी जो आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस के बीच हम लोग को ये जो पिंक कलर का जो लाइन दिख रहा है ये मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको ये बताता है कि रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर का वैल्यू हर एक फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के लिए क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर जो लाइन दिख रहा है, ये पिंक कलर का लाइन, ये हमको क्या बताता है? ये वाला जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन हमको बताता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब F = 1/2π√LC का ग्राफ देता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 देखूं, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों के बीच अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तब होते हैं जब स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो वाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये जो वाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 से आया है। ये कहाँ से आया है? इक्वेशन नंबर 2 से आया है, क्योंकि ये लाइन हमको रिप्रेजेंट करता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जितना बढ़ रहा है उतना ही वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना बढ़ रहा है उतना ही वैल्यू फ्रीक्वेंसी का भी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म वे में। अब चलिए थर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर को जो लाइन दिख रहा है, ये हमको इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका वैल्यू इंक्रीज होता है एफ का वैल्यू डिक्रीज होने पर, या फिर एफ का वैल्यू इंक्रीज होने पर इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बट फ्रीक्वेंसी का तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होता जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हुआ मतलब कैपेसिटिव इंडक्टेंस रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार से ये येलो कलर का जो कर्व दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 3 से आया है, और ये इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है, XC प्रोपोर्शनल 1/F। और यहाँ पर ये जो लाइन कट कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर 2 का जो स्ट्रेट लाइन मिला है इक्वेशन नंबर 2 से, इसको कट कर रहा है, इसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर XL और XC का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होता है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं इसको। और रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करने पर जो फ्रीक्वेंसी मिलता है उसका हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को चाहो तो आप लोग ए नाम दे दो। तो ये इस ए पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम लोग LCR सर्किट के लिए फर्स्ट ग्राफ देखें रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को पता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम लोग को z का वैल्यू मिनिमम मिलता है जब हम लोग रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करते हैं। और हम लोग को पता है एक्स एल इज इक्वल टू इतना होता है, एक्स सी इज इक्वल टू इतना होता है। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंडीशंस की बात करें, फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को 0 से लेकर एफ आर तक इंक्रीज करता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिलता है, जब मैं फ्रीक्वेंसी को 0 कंसिडर करता हूँ तो एक्स एल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि एफ का वैल्यू 0 की है ना यहाँ पर, तो एक्स एल का वैल्यू क्या हो गया 0। यहाँ पर एफ के वैल्यू को अगर मैं 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा, एक्स एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को इम्पिडेंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इम्पिडेंस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स सी का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट जो वैल्यू है उसमें से कितनों भी सबसेट करो या कितनों भी ऐड करो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर अभी क्या था, मिनिमम वैल्यू था फ्रीक्वेंसी के या डिक्रीजिंग वैल्यू था। अब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करूँगा, एफ आर तक, इसीलिए मैं एफ इज इक्वल टू एफ आर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूँगा तो एक्स एल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक्स सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। जब एक्स सी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो जेड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये जेड जो है डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक बढ़ता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक बढ़ता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक बढ़ता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को करंट का वैल्यू क्या मिलता है जी, मैक्सिमम मिलता है। और जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है तो जाहिर सी बात है इम्पीडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये वाले केस में आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज किए, कहाँ तक इंक्रीज किए हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक। तो जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो एक्स एल का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी और एक्स एल। बट फ्रीक्वेंसी और एक्स सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि z का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। बट z का वैल्यू कैसे पता चला हमको डिक्रीज होगा करके, क्योंकि यहाँ पर x सी का वैल्यू तो निगेटिव है ना। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तक इंक्रीज किया, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलता है, और करंट का वैल्यू जब मैक्सिमम है तो z का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग बोले z का वैल्यू डिक्रीज होगा। अब आगे हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। अब सेकंड केस की हम लोग जब बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, यहाँ से लेकर आगे की बात करेंगे। आगे कहाँ तक जाएगा ये, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। एफ आर से लेकर कहाँ तक जाएगा जी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफ इज इक्वल टू एफ आर के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर एफ को अगर मैं इनफाइनाइट कंसिडर कर लूँ, एफ को अगर मैं इनफाइनाइट कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर एक्स एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब एक्स एल का वैल्यू जो है इनफाइनाइट है एक्स एल का वैल्यू, तो इससे किसी को कितनों भी घटाओ, किसी भी वैल्यू को कितनों भी जोड़ लो, इसका वैल्यू कितना ही आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को यहाँ से एफ आर से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज को इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट के लिए हमको ये मिल गया। और अगर फ्रिक्वेंसी को मैं एफ आर माइनस इनफाइनाइट लूँ, एफ आर माइनस इनफाइनाइट लूँ, इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर एफ आर में से मैं इनफाइनाइट वैल्यू को हटा रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकते हैं इसको मैं एफ आर के इक्वल ले रहा हूँ, तो इस सिचुएशंस में क्या हो जाता है, एक्स एल जो है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, और एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब ये डिक्रीज होता है तो जेड का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाता है, यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये कौन से कंडीशंस में मिला हम लोग को, जब फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को एफ आर माइनस इनफाइनाइट कंसिडर किया हो तो। ठीक है, अब इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पिछले वाले ग्राफ से हमको पिछले वाले रिजल्ट से हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है,
तो जब हम लोग 0 से एफ आर के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जेड का वैल्यू मिनिमम होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा। और ये वाला ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी कंसिडर किए हैं ना, और वाई एक्सिस में हम लोग इम्पीडेंस कंसिडर किए हैं। तो ये वाला ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये हमको ये बताता है कि जेड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और एफ का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन मिल रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से एफ आर तक। और ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 से एफ आर के बीच था। अब बात करते हैं एफ आर से इनफाइनाइट के बीच का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बात करें या फिर एफ आर से इनफाइनाइट के बीच की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और जेड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये हमको क्या बता रहा है, जेड का वैल्यू भी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे तो यहाँ पर 0 से एफ आर, जब 0 से आगे बढ़ते हैं तो हमको ये रिलेशन मिलता है, और जब एफ आर के बाद फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है तो इस केस में हमको क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, कहाँ तक बढ़ता है, इनफाइनाइट की तरफ। तो इस सिचुएशंस में जेड का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। और इस सिचुएशंस को हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो जेड का वैल्यू भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कहाँ पर, जब एफ इज इक्वल्स टू एफ आर हो जाता है या इससे आगे बढ़ जाता है तब। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को ये वाला ग्राफ मिलेगा, जब जेड का वैल्यू बढ़ता है तो एफ का भी वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ भी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमको आर का वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू क्या मिलता है, मिनिमम। इसलिए यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये आर का वैल्यू होता है, और ये हमको क्या देता है, मिनिमम इम्पीडेंस को देता है, जो कि हम लोग मैथमेटिकली इसको देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। अब हम लोग मैक्सिमम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ देखेंगे एलसीआर सर्किट के लिए। तो एलसीआर सर्किट में हम लोग देख चुके हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर होता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब हमको मिलता है जब रेजोनेंस कंडीशन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी अप्लाई करते हैं। और रेजोनेंस कंडीशन, एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में तब कहा जाता है जब करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट को हम लोग I0 से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग करंट को कंसिडर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है जिसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी पर हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। और यहाँ से इस साइड ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये हमको ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन करंट का वैल्यू कम हो रहा है। ये भी हमको क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है बट करंट का भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ये बताता है हमको। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ऊपर से हम लोग ऐसे नीचे आएंगे तब की बात है, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू बढ़ रहा है और करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। तो हमको इस वाले ग्राफ से मतलब नहीं, इस वाले ग्राफ से मतलब नहीं, हम लोग को केवल इस वाले पॉइंट से मतलब है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमको करंट जो है मैक्सिमम मिलेगा, करंट जो है मैक्सिमम मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है यहाँ पर करंट का वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तब हम लोग को ये वाला कंडीशन मिलता है। तो आई होप ये ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं। जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एफ आर से इनफाइनाइट के बीच में हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशंस में एक्स एल माइनस एक्स सी मतलब इम्पीडेंस का डिफरेंस का वैल्यू बढ़ता है, और जब इसका डिफरेंस बढ़ता है मतलब इम्पीडेंस बढ़ता है, और जब इम्पीडेंस बढ़ता है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि करंट का वैल्यू यहाँ पर कम हो रहा है। अब बात करते हैं जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 से एफ आर के बीच में हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो जेड का भी वैल्यू डिक्रीज होगा, और जब जेड का वैल्यू डिक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये वाला ग्राफ हमको ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है
इसी को यहाँ पर मैं ये वाला रिलेशन लिखा था यहाँ से जब नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो करंट का भी वैल्यू इंक्रीज होता है ना। अब आगे बात करते हैं, जब फ्रिक्वेंसी का वैल्यू जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को इक्वल हो जाता है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इस सिचुएशंस में हमको जेड का वैल्यू मिनिमम मिलता है, और जब जेड का वैल्यू मिनिमम होता है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वो ये वाला केस है। तो इस वाले ग्राफ में हम लोग 3 सिचुएशंस के ऊपर बात किए हैं। पहला सिचुएशंस ये था, दूसरा सिचुएशन ये था, तीसरा सिचुएशन ये था। तो पहले वाले केस में हमको क्या मिल रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा था, एफ आर पर हम लोग को करंट मैक्सिमम मिला। उसके बाद हम लोग को थर्ड वाले केस में क्या मिला, करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिला। तो इसको याद रखिएगा, पहले करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। तो ये रहा एलसीआर के लिए मैक्सिमम करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन या ग्राफ। एक पॉइंट लिखा हूं यहाँ पर, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। एलसीआर सर्किट इज यूज्ड फॉर सेट फ्रीक्वेंसी लाइक रेडियो ट्यूनिंग, फॉर चेंज चैनल, एफएम, टीवी, ऑस्किलेटर, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन सभी डिवाइस में क्या यूज़ किया जाता है, एलसीआर सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इसको, हो सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग पावर इन एसी सर्किट एंड पावर फैक्टर की। अब यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, पहली चीज़ पावर और सेकंड चीज़ पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर क्या होता है आप सभी को पता है, मैकेनिक्स में हम लोग पावर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूनिट टाइम में जो हमको काम करना पड़ता है उसी को पावर कहते हैं। बट इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो करंट का और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मल्टीपल होता है या जो प्रोडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब एसी सर्किट का पावर क्या होता है, तो एसी सर्किट का पावर निकालने के लिए डिपेंड करता है कि हमारे एसी सर्किट में कौन सा डिवाइस या कंपोनेंट कनेक्ट है। तो यहाँ पर उसी को देखने वाला है। तो चूंकि हम लोग को पता है कैपेसिटर वाले केस में हमको करंट और वोल्टेज इक्वेशन ऐसा मिलता था, इंडक्टेंस वाले केस में हमको करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन ऐसा मिलता था, और रेजिस्टेंस वाले केस में हम लोग को करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन कुछ ऐसा मिलता था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 दे दिया हूँ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और ए की बात करूँ, अर्थात मैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की बात करता हूँ, तो कैपेसिटर के लिए एसी सर्किट में पावर का वैल्यू क्या होगा, तो पावर इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है इक्वेशन नंबर ए से P इज इक्वल्स टू आई वी होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से करंट और वोल्टेज दोनों का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हम लोग को मिल जाता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 V0 साइन ओमेगा टी मिल जाता है, और P इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये V0 और ये I0, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 और साइन ओमेगा टी को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए यहाँ पर मैं 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो मुझे मिल गया P इज इक्वल टू I0 V0 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 2 साइन A साइन B इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पढ़ चुके होंगे। तो इस फॉर्मूला को जैसे ही इसमें अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, P इज इक्वल टू I0 V0 अपॉन में 2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी, ये मिल जाता है। यहाँ से ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा P इज इक्वल टू I0 V0 अपॉन 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो इसी को कहा जाता है पावर, इसी को क्या कहा जाता है, पावर इन एन एसी सर्किट। और उस एसी सर्किट में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर। इसी प्रकार हम लोग इंडक्टेंस के लिए और रेजिस्टेंस दोनों के लिए भी इसी प्रकार का पावर का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर को PAV से डिनोट किया जाता है, या इसी को ब्रैकेट P से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो P का वैल्यू मिला है इसी का हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो हम लोग को मिलेगा ब्रैकेट नोटेशन, और I0 V0 अपॉन 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 मिल जाएगा। यहाँ से I0 V0 अपॉन 2 को कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डिराक डेल्टा या फिर ब्रैकेट या फिर कॉस 5 का एवरेज वैल्यू और कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का एवरेज वैल्यू।
ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, इसको याद रखिएगा। कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा ही होता है, और कॉस 2 थीटा प्लस फाई इसका जो एवरेज वैल्यू है इसका होता है 0। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी को यहाँ पर मैं लिखा हूँ, थीटा के जगह पर यहाँ पर फाई ले लिए हैं, है ना। कॉस फाई का एवरेज वैल्यू कॉस फाई होगा, 2 ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग कॉस फाई के इक्वल लिखेंगे। तो फाइनली हम लोग को एवरेज पावर का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा I0 V0 अपॉन 2 कॉस फाई। और हम लोग को एक और चीज़ पता है, जो करंट का AC करंट का जो IRMS वैल्यू होता है वो I0 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, और वोल्टेज का RMS वैल्यू जो होता है V0 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ से I0 का वैल्यू, यहाँ से V0 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर I0 यहाँ पर V0 है, तो इसको मैं लिख अच्छा ये वाले 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, और ये कॉस फाई है। अब यहाँ पर I0 अपॉन अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ IRMS, और V0 अपॉन अंडर रूट 2 को लिख सकता हूँ VRMS। तो इस प्रकार से एवरेज पावर मुझे क्या मिल जाएगा, IRMS, VRMS और कॉस फाई, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एवरेज पावर या एवरेज इलेक्ट्रिक पावर फॉर AC सर्किट। जहां पर ये कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर, कॉस फाई को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है। अगर हम लोग LCR सर्किट की बात करें तो LCR सर्किट में हमको कुछ ऐसा ट्रायंगल देखने को मिल रहा था, XL माइनस XC R और Z। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा लूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये बेस होगा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर क्या है, R है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, Z, तो R अपॉन Z। और LCR सर्किट के लिए Z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करें तो XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। तो इस सिचुएशंस में पावर फैक्टर क्या मिलेगा हमको, cos फाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा, cos फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख लिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग पावर देख लिए हैं, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन, कैपेसिटेंस के लिए पावर, कैपेसिटेंस के लिए एवरेज पावर, और पावर फैक्टर भी देख लिए हैं AC LCR सर्किट के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर बी से, ये जो इक्वेशन नंबर बी है यहाँ से कुछ कंडीशन निकाल के लाते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर फाई का वैल्यू हम लोग 0 ले लें तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और जब कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS R। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होता है जी, IR होता है, और V इज इक्वल टू अगर मैं IR रख दूँ तो यहाँ पर VRMS है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, VRMS इज इक्वल टू IRMS R लिखूँगा। तो ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर R हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं फाई को 0 लूँ, कॉस फाई को 1 लूँ, तो I इज इक्वल टू V अपन R हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में R। तो यहाँ पर I के जगह पर मैं VRMS अपॉन R रखूँगा, तो ये हो जाएगा PAV इज इक्वल्स टू VRMS का स्क्वायर अपॉन R। तो ये भी एक कंडीशन है, याद रखिएगा। और अगर फाई का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाए तो याद रखिएगा, कॉस प्लस पाई बाई 2 हो चाहे कॉस माइनस पाई बाई 2 हो, दोनों ही केस में हमको इसका वैल्यू क्या मिलता है, 0। जब इसका ही वैल्यू 0 हो जाए, पावर फैक्टर का वैल्यू ही 0 हो जाए, तो किसी भी AC सर्किट में चाहे वो LCR हो या कुछ भी हो, उसका जो एवरेज पावर है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आप लोग को 1 मार्क्स में या MCQ में पावर का डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिख देना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पावर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है वो रखता है,
उसी एनर्जी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कह देते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, क्या कह देते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग पावर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वॉटलेस करंट की। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि वॉटलेस करंट क्या होता है, फिर भी इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। वाट लेस, वाट का मतलब क्या होता है, पावर। चलिए पहले नाम से ही बता देता हूँ इसका मीनिंग। वाट किसका यूनिट होता है जी, पावर का। और वाट लेस का मतलब वहाँ पर कोई पावर नहीं है, और कोई पावर नहीं होगा मतलब उसका एवरेज पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी को क्या कहा जाता है, वॉटलेस करंट बोला जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर एवरेज पावर का वैल्यू ज़ीरो हो तो वहाँ पर करंट का भी वैल्यू क्या हो सकता है जी, ज़ीरो हो सकता है। या फिर ये जो एवरेज पावर का वैल्यू जो ज़ीरो होता है उसी को हम लोग वॉटलेस करंट बोलते हैं, क्योंकि पावर ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से होगा। तो इसका ऑफिशियली अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, द करंट इन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस करंट इफ द एवरेज पावर कंज्यूम इन सर्किट इज ज़ीरो। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखो, वॉटलेस, वॉट का मतलब पावर, पावर का यूनिट वॉट होता है ना, और लेस का मतलब नहीं है, है ना। फेसर डायग्राम की बात करते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है, चाहे हम एलसीआर सर्किट की बात करें चाहे आरएल सर्किट की बात करें, दोनों ही सिचुएशंस में जो वोल्टेज है ये लीड करता है करंट को। कितने एंगल से लीड करता है, 5 एंगल से। और यहाँ पर वॉटलेस करंट क्या होता है, जब एवरेज पावर किसी भी सर्किट में एवरेज पावर क्या हो, ज़ीरो हो। और एवरेज पावर का वैल्यू हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए थे, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, RMS, VRMS और cos फाई, ये फार्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को अगर मैं PAV इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये वॉटलेस करंट हो जाता है, वॉटलेस करंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को फेसर डायग्राम देखना है। तो हम लोग को पता है अगर RL या LCR सर्किट दोनों ही सिचुएशंस में अगर मैं बात करूँ तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है, और इधर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है। और हम लोग को ये पता है कि जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होता है या रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, ये दोनों किस में होते हैं, सेम फेस में होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग वॉटलेस करंट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, I ना लेकर IRMS लूँगा, और V को V ना लेकर मैं VRMS लूँगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग को पता है कि वोल्टेज जो है क्या करता है, इसको लीड करता है, इस करंट को किस में, ये जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है, इसलिए मैं इसको इधर ले लेता हूँ। कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मैं फाई एंगल पर ले लेता हूँ, इसको मैं फाई एंगल कंसिडर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ V। ये किसका पोटेंशियल है, VL का। लेकिन यहाँ पर हम लोग वॉटलेस करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए VL ना लेकर इसको मैं क्या ले लेता हूँ, VRMS ले लेता हूँ। ठीक है, इतना आया समझ में। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो करंट है इसको मैं रिजल्टेंट करंट ले लेता हूँ, और अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूँ तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसलिए मैं इस डायरेक्शन में क्या ले लेता हूँ, इसका ऑरिजेंटल कंपोनेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ऑरिजेंटल कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो इसको मैं I cos फाई लिख लेता हूँ, ये फाई है ना, इसलिए मैं cos फाई लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर I को I ना लिखकर मैं क्या लिख लेता हूँ, IRMS लिख लेता हूँ। अगर मैं इस वाले करंट का, इसको मैं अगर ऑरिजेंटल कंपोनेंट मान लूँ तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट को इसके परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा जी, ये वाला लाइन होगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इसको मैं IRMS साइन थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं। एक्स एक्सिस में मैंने VRMS और IRMS को एक साथ डिफाइंड किया है, क्योंकि हम लोग को पता है LCR या RL दोनों ही सर्किट में अगर R का कंपोनेंट लें तो इसमें करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेस में होता है, इसलिए। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को पता है वोल्टेज जो है इस करंट को लीड करता है,
चाहे इंडक्टर की बात करें आरएल सर्किट में या एलसीआर सर्किट में इंडक्टर की बात करें। तो इसलिए मैं कंसिडर कर लिया हूँ कि ये वोल्टेज जो है फाई एंगल से लीड कर रहा है। अब ये फाई एंगल कुछ भी हो सकता है ना, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग देखें कि ये 90 डिग्री से लीड करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाई कंसिडर करें। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले करंट का कंपोनेंट लेता हूँ। तो इस वाले कंपोनेंट का यहाँ पर एंगल है, ये रिजल्टेंट करंट है ना, तो इसका हम लोग को एंगल यहाँ पर मिला, इसलिए यहाँ पर मैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट लिया हूँ और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लिया हूँ। चूँकि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब भी हम लोग को कंपोनेंट लेना रहता है तो जहाँ पर एंगल बनता है वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ऑरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं, और जहाँ पर एंगल नहीं बन रहा होता है वहाँ पर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। एक बार याद दिला देता हूँ मैं, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ऐसा हम लोग देखे थे 11th क्लास में। यहाँ इधर ले लेता हूँ मैं वेक्टर बी, और यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। तो रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर हम लोग को एक एंगल मिलता था। तो यहाँ पर जब हम लोग कंपोनेंट लेते थे इस वेक्टर का, तो यहाँ पर हम लोग आर कॉस थीटा लेते थे और यहाँ पर आर साइन थीटा लेते थे। तो देखो जहाँ पर एंगल बनता है उधर ही हम लोग क्या लेते हैं, आर कॉस थीटा लेते हैं, ऑरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर किया हूँ। इसी डायग्राम को आप लोग ऐसे देख सकते हो, इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरा रिजल्टेंट करंट है जिसको हम लोग IRMS कंसिडर करें हैं, और इसका अगर मैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट लूँ, इसका मैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा IRMS कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह फाई ले रखे हैं, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, IRMS साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं ऐसे घुमा दिए हैं क्योंकि हम लोग को LCR या RL के कॉन्सेप्ट से बताना है इसको, इसलिए हम लोग इसको ऐसे घुमा दिए हैं। और यही डायग्राम जो है आप लोगों को NCERT या फिर अदर बुक में आप लोगों को ये डायग्राम जो है कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए मैं इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर दिया हूँ। ये हम लोग का करंट का वैल्यू, ये इसका कंपोनेंट है, और ये वाला जो VRMS जो है इसको लीड कर रहा है फाई एंगल से। ठीक है, और इस करंट का ये ऑरिजेंटल कंपोनेंट है और इस करंट का ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसी डायग्राम को समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये वाला डायग्राम समझाया, ये वाला डायग्राम समझाया और ये वाला डायग्राम समझाया। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ किसको करना है, इस वाले डायग्राम को, क्योंकि आपके NCERT और रेफरेंस बुक में यही डायग्राम आपको मिलेगा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें से हम लोग वाटलेस करंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट की। तो ऑरिजेंटल टर्म्स यहाँ पर क्या लिए, पावर का डेफिनेशन होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या है, RMS cos फाई है, और यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू क्या है, VRMS, और पावर का डेफिनेशन क्या होता है जी, IV, यहाँ पर VRMS और यहाँ पर cos फाई होता है। तो यहाँ पर ऑरिजेंटल कंपोनेंट बात कर रहे हैं, तो करंट का ऑरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, IRMS cos फाई, और ये है VRMS, दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है जी, 0 है। फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है, क्योंकि IRMS cos फाई का भी डायरेक्शन, ये दोनों सेम फेस में है, VRMS और IRMS cos फाई दोनों सेम फेस में, तो फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो PAV इज इक्वल टू IRMS VRMS cos फाई मिल जाता है। सेकेंड केस की बात करते हैं वर्टिकल केस। तो वर्टिकल केस में फिर से यही डेफिनेशन लगाएंगे, IRMS VRMS और cos फाई, है ना। तो इसका वैल्यू कितना, IRMS साइन फाई है, VRMS का वैल्यू वही है, cos फाई। यहाँ पर cos फाई का वैल्यू देखते हैं, तो फाई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, पाई/2। पाई/2 क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, पाई/2, तो इसलिए फाई की जगह पर पाई/2 रख दिए हूँ। और cos पाई/2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, 0। जब ये 0 हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को कहा जाता है IRMS साइन थीटा को ही क्या कहा जाता है जी, वाटलेस करंट कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये जो IRMS साइन फाई है इसी को वाटलेस करंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप अब आप लोग को वाटलेस करंट से रिलेटेड सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं।
मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एसी जनरेटर, या इसी को डायनामो के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।